स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है छंद। तो साथियों, जान लेते हैं सबसे पहले छंद की बेसिक जानकारी, छंद का प्रयोग कहाँ करते हैं। मित्रों, जो काव्य होता है वे होते हैं दो। पहला होता है पद, दूसरा होता है गद। तो साथियों, जो पद होते हैं तो पदों की शोभा को बढ़ाने के लिए, पद को सुव्यवस्थित करने के लिए, पद को संगीतात्मक करने के लिए, पद को लयात्मक बनाने के लिए मित्रों छंद का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छंद के प्रयोग से यह जो पद है वह लयात्मक कैसे बन जाता है, संगीतात्मक कैसे बन जाता है, सुव्यवस्थित कैसे बन जाता है। तो इसको जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि छंद क्या है, छंद होता क्या है। तो साथियों, बन रही है हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। छंद क्या है, छंद का प्रयोग कहां करते हैं। साथियों, छंद देखते हैं। मित्रों, छंद जो है ये चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। मित्रों, छंद जो है चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना, माने थोड़ा सा आनंद देना, इसका मतलब होता है छंद का। तो आज समझ गए होंगे कि यह आनंद कैसे देता है। काव्य में जुड़ने के बाद से काव्य जो है संगीतात्मक, लयात्मक, सुव्यवस्थित बन जाता है। साथियों, सबसे पहले जो है छंद का प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में मिलता है इसका सबसे पहले प्रयोग। और छंदों की सबसे पहले सुव्यवस्थित जो है वर्णन आचार्य पिंगल, यहां हमने एक नाम लिखा है नॉलेज के लिए। आचार्य पिंगल ने अपने पुस्तक छंद सूत्र में सबसे पहले छंद का व्यवस्थित वर्णन किया था, व्याख्या किया था, जिसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आप नॉलेज के लिए ले सकते हैं। तो मित्रों, आइए देखते हैं छंद के सारे अंग कौन कौन से हैं। छंद का जो साथियों अर्थ होता है वो होता है खुश करना या आह्लादित करना। अगर आप इसका चाहते हैं व्याख्या, परिभाषा, तो देखिए यह छंद को लयात्मक, सुव्यवस्थित और संगीतात्मक बनाने वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं, या काव्य को, वो होती हैं छंद। मित्रों, छंद के हम देखते हैं अंग। साथियों, छंद के जो है या जो घटक हैं वे 7-8 हैं। तो मुश्किल से हम 7 देखेंगे। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। लुसेंट में कुछ अलग मिलेगा, अरिहंत में कुछ अलग मिलेगा। तो इस तरह से, लेकिन हम जो रचना जो इनके अंग हैं हम सारे के सारे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो साथी इसमें आता है पहला चरण, जिसको पद कहते हैं या पाद कहते हैं। चरण को ही आप कई जगह देखेंगे कि चरण अलग दिया होता है तो पाद अलग दिया जाता है या पद अलग दिया जाता है। बिल्कुल वह गलत है। चरण को ही साथियों पद कहते हैं और पाद कहते हैं। मित्रों, चरण होता क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, छंद के प्रायः 4 जो है भाग होते हैं। आप छंद देखते हैं कोई कविता, तो उसमें 4 जो लाइनें होती हैं उसकी एक भाग होती है। तो साथियों, जो प्रत्येक लाइन होती है, जो प्रत्येक पंक्ति होती है या प्रत्येक जो भाग होते हैं उन्हें ही कहते हैं चरण। आप देखेंगे कि छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझे होंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कलिसी ही बधियो, आगे कौन हवाल। हमने एक यहाँ पर कविवर बिहारी जी का हमने एक दोहा लिया है। तो आप देखेंगे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यहां से देखिए, यहां से जब पढ़ते आएंगे तो यहाँ पर जो ये विराम जो है साथियों, यति जो है, यहां से इधर होता है एक चरण, और जब फिर इसके आगे जाएंगे तो साथियों ये होता है दूसरा चरण। तो देखिए, यहाँ पर एक चरण हो गया, दो चरण हो गया, फिर क्या होता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बधियो, बधियो पास साथियों तीसरा पद हो जाएगा, आगे कौन हवाल, ये चौथा पद हो जाएगा। इस तरह से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते ही होते हैं साथियों। तो ये आपके हो गए चरण, यहां से एक और यहां से एक, इसे चरण कहते हैं। मित्रों, आइए आगे पढ़ते हैं। साथियों, देखते हैं दूसरा अपना छंद के अंग वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं साथियों? वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। मूलतः स्वर और व्यंजन के मेल से ही वर्ण बनता है। आप देखेंगे कि ध्वनि की जो मूल इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, उसे ही कहते हैं वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। और आप ये बता दें कि वर्ण जो होता है उसे अक्षर भी कहते हैं। क ख ग घ फिर अ से, ये जो आप देखें ना, ये देखिए वर्णमाला, देखिए सारा वर्णमाला वर्ण ही होता है, क्योंकि वर्णों के सुव्यवस्थित जो व्यवस्था होता है साथियों उसे कहते हैं वर्णमाला। तो ये वर्णमाला होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। बाकी साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ण जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर वाले वर्ण
और दूसरा दीर्घ स्वर वाले वर्ण। ये ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्वर अलग होता है साथियों, व्यंजन अलग होते हैं, लेकिन वर्ण जो होते हैं दोनों स्वर और व्यंजन के मेल को कहते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि वर्ण को व्यंजन कहते हैं, नहीं, वर्ण को जो है ये स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो ह्रस्व स्वर वाले छोटे जो ये मात्रा होते हैं उनके जो वर्ण होते हैं, जो देखिए क हो गया, की हो गया, कु और क्री, मतलब क के साथ ही क, की, कु और क्री। यहाँ देखिएगा सारे छोटा ई है, छोटा उ है, हमने मात्रा पर लिख दिया है कौन कौन स्वर वाले ह्रस्व जो आपके होते हैं स्वर, वो आप यहाँ देख सकते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। साथ ही अपना अगला होता है वो होता है दीर्घ स्वर वाले वर्ण। दीर्घ स्वर वाले वर्ण माने बड़े स्वर वाले वर्ण कौन कौन से आते हैं, जैसे का हो गया, की हो गया, कु, के, कै, को, कौ, ये सारे आपके दीर्घ स्वर वाले वर्ण कहलाते हैं। अब मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क ही कहलाएगा, अब ऐसे आपको कबर आ की मात्रा का, आ यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये मात्राएं जिन भी व्यंजन पर लगे होंगे सारे जो हैं दीर्घ वाले वर्ण कहलाएंगे, और ये मात्राएं जिन व्यंजन पर लगे होंगे वे सारे आपके ह्रस्व वाले वर्ण कहलाएंगे। इन्हें ह्रस्व को साथियों हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। हमने आपको नीचे बताया है मात्रा में व्यवस्थित। देखिए जो अपना छंद का तीसरा अंग साथियों वह है मात्रा। साथियों वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। आप देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण में, वर्ण मतलब कौन से साथियों, ये सारे वर्ण हैं, तो इनके उच्चारण में जो समय लगता है मित्रों उसे ही मात्रा कहते हैं। देखिएगा क, की, कु, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम समय लगा है, यहाँ पर आपको समय ज्यादा लग रहा है, तो ये इसे ही मात्रा कहते हैं मित्रों। अब इन मात्राओं को जो है यह कुछ दिया गया है चिन्ह, तो आप देख सकते हैं कौन कौन चिन्ह होते हैं मात्राओं के। मात्रा साथ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, माने मात्राओं जो होते हैं पढ़ने में दो तरह के समय लगते हैं, एक तो कम समय लगता है और एक ज्यादा समय लगता है। तो जिन मात्राओं को पढ़ने में साथियों कम समय लगता है, देखिएगा मात्रा जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला ये होता है कि एक मात्रा में जिसमें ज्यादा समय लगता है पढ़ने में, और एक मात्रा ऐसे होते हैं जिसमें कम समय लगता है मात्रा पढ़ने में। तो जिन मात्राओं को पढ़ने में साथियों ज्यादा समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व। ह्रस्व मतलब लघु, साथियों लघु मतलब है छोटा, कम कम समय लगता है जिनमें। जैसे देखेंगे कि इनके प्रतीक के लिए हम लगाते हैं एक चिन्ह ऐसे खड़ी पाई, और कौन कौन से ऐसे मात्रा हैं अपने स्वर हैं जो ह्रस्व में आते हैं, आप देखेंगे अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। और बाकी चंद बिंदु साथियों, चंद बिंदु आपने देखा होगा, ऐसे हम लगाते हैं चंद बिंदु, ऐसे ऐसे चंद बिंदु लगाते हैं, कई अक्षर देखे होंगे आप देखे होंगे। तो ये चंद बिंदु साथियों हैं, ये सारे आपके आते हैं ह्रस्व यह मात्रा में आते हैं। साथियों जो मात्रा दूसरा प्रकार ख है वो अपना है दीर्घ। साथियों दीर्घ को कहते हैं गुरु। गुरु मतलब है भारी, तो जिन मात्राओं को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है साथियों उसे ही कहते हैं दीर्घ। आप देखेंगे यहाँ पर आ बड़ा आ है, सॉरी आ ही होता है, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे आपके आते हैं दीर्घ। और सारी साथियों इनके जो प्रतीक होता है ऐसे यश तरह के बना होता है, यश टाइप का, लेकिन इसका जो मात्रा होता है दो होता है। मतलब दो क्यों होता है, क्योंकि इसके डबल पावर इसमें लगते हैं। देखिए जिनको पढ़ने में कम समय लगता है, मतलब इसमें छोटा है, छोटा है, आज जिनको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है इन्हें ज्यादा समय लगता है, इसलिए इनका जो प्रतीक चिन्ह साथियों करते हैं एक से मात्र एक गिनते हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह साथियों ऐसे दो गिनते हैं। आप देखेंगे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इसे कैसे पढ़ते हैं वो देख लीजिएगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए पढ़ने का कर्म तरीका है, कई लोग क्या है बिल्कुल सुरिया लेते हैं, अपने मस्ती में पढ़ते हैं, अपने उनका एक लय होता है, कैसे आपको दिखाते हैं ओ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग, मैंने अब लगेगा ही नहीं साथियों कि वो मात्रा पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, कौन भोजपुरी गाना पढ़ रहे हैं। साथियों होता क्या है कि इनको मात्राओं को पढ़ने का तरीका होता है, जैसे देखिए ओ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग अ। आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो एक अलग से भाव निकलता है, बड़ी आनंद आता है, लेकिन आजकल तो रहा नहीं है, ऐसे कोई पढ़ता नहीं है, सब लोग बिल्कुल अपने मस्ती में पढ़ते हैं। तो साथियों मात्रा कैसे गणना करते हैं, बस एक मिनट ध्यान, ह्रस्व केवल एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे शुद्धाक्षर जैसे हम लिखते हैं अग्र, अग्र साथियों लिखते हैं, अग्र जो होता है अगर ये वाला रो आया है तो इसके लिए यहाँ पर दो मात्रा होता है, यहाँ पर एक मात्रा होता है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। एक हम और शब्द लिखते हैं यहाँ पर बिंदु, बिंदु हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर बी पर छोटी है तो एक मात्रा हो जाएगा, ये आपका शुद्धाक्षर इसको गिनते नहीं है, देखिए छोटा ऊ है तो बाकी आपका छोटा ऊ जो है एक मात्रा हो जाएगा। बाकी साथ लिखते हैं इंदु,
इसमें कितने मात्रा है साथियों, तो इन दोनों साथियों होते हैं 2 मात्रा, इनमें 2 मात्रा होगा। अब बाकी यहाँ नदु है तो इसमें से केवल 1 मात्रा, क्योंकि छोटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो ये अनुस्वार है इसे बोलते हैं अनुस्वार, इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार होते हैं। तो जो अनुस्वार साथी होते हैं वो आते हैं दीर्घ में, हमने यहाँ पर लास्ट में लगाया हुआ है अनुस्वार, तो आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 मात्रा, छोटी है तो 1 मात्रा होगा, ये अनुस्वार की 1 2 मात्रा, और यहाँ पर 1, तो 1 और 2 कितने इसमें हो जाएंगे, 3 मात्रा हुए हैं। आशा करते हैं आप मात्रा गणना कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, पढ़ा देंगे, बता देंगे और मजेदार तरीके, क्योंकि अभी हम छंद में और चीजें जानने वाले हैं, बहुत सारी चीजें, पूरे चीजें पढ़ेंगे। जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे, मात्राओं गणना पढ़ेंगे, तो आपको साथियों देखते हैं छंद का अगला भेद, क्रम। साथियों वर्ण और मात्राओं के, वर्ण या मात्राओं के जो व्यवस्था होती है उसे ही क्रम कहते हैं। मतलब कि जो छंद है उसमें कितने वर्ण हैं या फिर कितने मात्रा हैं। आप जब पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा दोहा या फिर चौपाई जिसमें 16 मात्राएं आते हैं, तो ये मात्रा वर्ण पढ़ेंगे तो 16 वर्ण आते हैं, फिर 7 वर्ण आते हैं या 11 वर्ण आते हैं। तो इस तरह से जो छंद अपना है, आप उसमें जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो छंद होते हैं, जैसे जो छंद प्रकार होते हैं, जैसे चौपैया हो गया, सवैया हो गया, ब्रय हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला हो गया, इसमें मात्राएं और ये जो वर्ण होते हैं उनके क्रम होती है, उनकी व्यवस्था होती है, उतना ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। जैसे देखेंगे आप चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा ही आएगा, तो ऐसे ही होता है। तो साथियों इसे कहते हैं हम क्रम कहते हैं। जैसे अगला अपना है गति। साथियों गति किससे कहते हैं, गति क्या है, छंद का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। मतलब क्या है कि आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, उसमें एक व्यवस्थित गति होना चाहिए। देखिए छंद के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। जो लहरें हमारी उत्पन्न होती हैं पढ़ते समय, जैसे क्या होता है, आप देखते हैं कोई कोई पढ़ते पढ़ते बहुत तेज गाने लगता है, कहीं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा धीरे पढ़ना पड़ता है, तो इसे साथियों कहते हैं गति, इसे प्रवाह कहते हैं। आप देखेंगे राम आज आया था, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा गति, जैसे हमने वही शब्द यहाँ पर लिखा है, राम आज था आया, राम आज था आया, आपको गति नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे राम आज आया था, तो इसमें क्या है कि कितना बड़ा प्रवाह आपको प्राप्त हो रहा है। तो साथियों इसे ही कहते हैं गति। छंद का अपना अगला साथियों जो अंग है वह है यति अथवा विराम। यति अथवा विराम, मित्रों यति विराम मतलब होता है विराम, माने रुकना। आप क्या करते हैं कि छंद को पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं बीच में रुकना पड़ता है, ताकि जो अर्थ है वो स्पष्ट हो सके। देखिए हमने लिखा है कि छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, और इन्हीं विराम स्थलों साथियों यति कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यहां रुकते हैं थोड़ा सा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, देखे ना, नहीं विकास यही काल, तो जहां बीच थोड़ा सा साथियों रुकते हैं उसे ही कहते हैं यति कहते हैं। मतलब क्या है, ताकि जिससे उसके जो भाव हैं वो स्पष्ट हो सके। नहीं तो आप क्या होता है कि कोई लाइन आपको दे दें और एक ही राग में एक ही लय में बस पढ़ते जाओ और अंत तक पढ़ देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो साथियों मात्राएं ये जो अपना यति होता है, इसका प्रयोग इसीलिए होता है ताकि बीच में हम रुकें और उसका जो भाव है वो स्पष्ट हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला भेद है वह है गण। सादा भेद गण है। गण साथियों क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह। देखिए गण का जो अर्थ होता है वह होता है आपका समूह। मित्रों देखिए जो गण होते हैं वे 3 वर्णों के समूह होते हैं। गण क्या होते हैं, 3 वर्णों के, मतलब 3 अक्षर के समूह होते हैं। ध्यान देंगे आप कि जो गण होते हैं वे 3 से ज्यादा अक्षर नहीं हो सकते हैं, और उन्हें मित्रों हम कहते हैं गण कहते हैं। और एक बात और साथियों, गणों जो संख्या होती है वो होती है 8। गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। और गण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समूह। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ध्यान ये रहे कि जो 3 अक्षर से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। कैसे आपको दिखा रहे हैं अभी हम, जो गणों संख्या होती है वो होती है 8, और इन 8 गणों को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए अपना एक बड़े ही शानदार जबरदस्त ट्रिक है 10 शब्दों वाला। देखिएगा 10 अक्षर वाला। ये माता राज भान सा लगा, इसमें क्या साथियों, इसमें यहां तक जो है ये 8 गण है। कौन कौन, यगण मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। आप देखेंगे लास्ट में गुरु एक लघु होता है और एक होता है गुरु। यगण मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, लास्ट में लघु और गुरु। आप यहाँ पर देखा ये चीज, क्या चीज की जो गण होते हैं वे 8 होते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं गणों में कितनी मात्राएं साथियों, वो देखिए हम लिखा है यहाँ पर यगण, य ग और ड़। तो साथियों अगर यगण में कितने मात्राएं होती हैं ये आपको जानने के लिए यहाँ पर एक चीज दिखाना पड़ेगा। यहां से हम 3 अक्षर लेंगे, य माता, तो अब देखिएगा य में कितना अक्षर है 1, मा में 2, ता में 2। तो साथियों जो यगण कंडीशन होती है वो कैसे होती है, 1 2 2, कुल इसमें कितने 5 मात्राएं होती हैं। आप ध्यान देंगे इनका यूज कहां करते हैं, जिससे क्या है
कि चौपाई के अंत में तगड़ और भगड़ नहीं आना चाहिए, जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें जगड़ कहाँ है, जगड़, देखिए जगड़, और तगड़ कहाँ है, तगड़। तो तगड़ था देखिए ताराज, 2 2 1, और जगड़ जो भान 1 2 1। चौपाई साथियों अंत में ऐसे नहीं आना चाहिए, चौपाई के अंत में। हमने यहाँ पर चौपाई लिखा है और लास्ट में क्या है, सागर। यहाँ देखिए क्या है, 2 1 1। तो साथियों ऐसे आया है, नहीं है, बिल्कुल नहीं आया है। दो मात्रा 1 1, यहाँ पर 2 2 1, यहाँ पर 1 2 1। तो साथियों इसका यूज ऐसे होता है कि चौपाई के अंत में तगड़ नहीं आएगा, किसी और के अंत में झगड़ नहीं आएगा, किसी अंत में भगड़ नहीं आएगा, किसी के अंत में ये आना चाहिए, ऐसे इसका यूज करते हैं। आप इसको इसमें एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे साथियों मगड़ में कितने मात्रा होती हैं, मो गो ड़ो। आप इसे ज्ञात कैसे करेंगे, यहां से केवल लेंगे मो, अब बाकी 3 अक्षर ले लेंगे इसके आगे वाला। तो मो मा तारा, तो मा से हो जाएगा 2, ता से हो जाएगा 2, और रात से 2। आप देखेंगे कि मगड़ में 2 2 2 कुल 6 मात्राएं आते हैं, और कंडीशन क्या है कि 2 2 मात्रा आना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि अपना भगड़ में कितने मात्रा होते हैं, तो भो नस भा नस हो जाएगा। साथियों भो गौड़ में कितने मात्रा होंगे, यहाँ भा नस, तो 2 1 और 1। आप समझ रहे होंगे। ताराज में कितने सॉरी तगड़ में, तो गण में कितने मात्राएं होंगे वो आप देख लेते हैं। तो ताराज 2 2 1। करना क्या साथियों कि जहां से आपका पूछेगा कि तगड़ में, तो वहां से आप 3 अक्षर ले लेंगे। पूछेगा कि यगड़ में कितना मात्रा होता है, यहां से 3 अक्षर ले लेंगे। आप सोच रहे हैं कि हम सर जी लिखे यो गण कहां से ला रहा है, क्योंकि गण ही तो साथी पढ़ रहे हैं, तो गण पढ़ रहे तो जोड़ लेंगे। तो यह गण हो जाएगा, मो गण हो जाएगा, तो गण हो जाएगा, रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। बाद में आप लगड़ अगड़ नहीं कहेंगे, ध्यान देंगे। लगड़ लो फार लघु, गो फार ये गा दिया तो गुरु हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा लघु और गुरु। देखिए यहाँ पर लास्ट में ये लघु आया है और ये गुरु आया है। कई लोग क्या है पढ़ते तो हैं पर जानते नहीं है। क्या होता है कि जो भी हम चौपाई चौहा सोरठा छंद जो भी लिखते हैं, तो छंद के अंत में या तो हम लगाते हैं 1 खड़ी पाई, या फिर लगाते हैं 2 खड़ी पाई। तो साथियों जो 1 खड़ी पाई होता है उसे कहते हैं लघु, और जो 2 खड़ी पाई होता है उसे कहते हैं गुरु। बड़े इंपॉर्टेंट ज्ञान है, नोट कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा अगर कहीं चर्चा करेंगे तो। देखिए अब अगला पढ़ते हैं हम तुक। साथियों तुक किसे कहते हैं, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में आप देखेंगे कि स्वर और व्यंजन की जो समानता होती है उसे तुक कहते हैं। अब साथियों ये समानता कैसे होती है, यही तो जो है हमारे लय बनाती है छंद में, और छंद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। कैसे आप देखेंगे, क्या कह रहा है कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है कि स्वर व्यंजन की समानता होती है। जैसा देखेंगे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, यहाँ पर क्या आपका गर आ गया है, फिर जय कपीस त्रिलोक उजागर, यहाँ पर गर आ गया है। तो साथियों ये मिल रहा है ना, यही बोल रहा है स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए गर और गर ये समानता साथियों हुआ ना, इसे ही कहते हैं तुक कहते हैं। साथियों जो तुक होते हैं वो 2 होते हैं, तुकांत और अतुकांत। देखिए साथियों जिनके अंत में ये स्वर व्यंजन मिले उन्हें तुकांत कहते हैं, और जहां पर ये जो है इनका मेल न हो उसे अतुकांत कहते हैं। आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि सही है तो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और एक बात और, वीडियो संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।